मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सैलाब का जो चैलेंज है उसको फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, साथ ही साथ माशी जो सूरत हाल है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। डॉलर के हवाले से अगर आप देखें तो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने पैसे भी रिलीज़ कर दिए, लेकिन डॉलर जो है वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और कल भी हमें जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर थे राना साहब, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत जो है वो इंटरवीन करने को जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है वो उसी तरह पुरजोश है और एक्टिव है। यहाँ पे इमरान खान साहब को जो केसेस उनके ख़िलाफ़ किए गए जिसमें दहशतगर्दी है तो इन्हें अदालत है, इसी तरह कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। आज वो एक JIT जो बनाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, अदालत के कहने के ऊपर SSP के ऑफिस में वो पेश हुए एंटी टेररिज्म कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है जी कि आप जितना मुझे दीवार के साथ लगाएंगे उतना ही हम जो है वो ज़्यादा तैयार होंगे, और आने वाले दिनों में उन्होंने ये भी एक अंदिया दिया है कि इसी महीने में वो कुछ ऐलान करेंगे, यानी इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च होगा, या डेफिनेटली जो उनका एक पोजीशन है जब से उनकी हुकूमत को निकाला गया है कि अर्ली इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं और अवाम को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत जो है उसका इंतखाब कर सकें। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ब साहिबा, आप ख़वातीन विंग जो है PTI की उसकी आप सदर हैं और रुकन कौमी असम्बली मरकज़ी रहनुमा है PTI की। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। इमरान खान साहब का जो SSP के ऑफिस आना, वहाँ पेश होना, जैसे उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि वो इदारों का एहतराम करते हैं, सो इट रिफ्लेक्ट्स कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मालूम है कि जो जितना भी लीगल प्रोसेस है उसके अंदर उनकी मौजूदगी, अपना जवाब देना थ्रू लॉयर्स या ख़ुद भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आना, उनका जो है वो उनके लिए भी, और उनका जो एक स्टैंड है कि कानून और आइन के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, उस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है, डू यू थिंक कि उसको स्ट्रेंथन होता है वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच भाई। आपने ठीक फरमाया है। देखिए, हमारी तो जो पार्टी है उसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, और जो वकला की मूवमेंट थी उसके बाद आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में इमरान खान साहब ने इसी इंसाफ की तहरीक के लिए जजेस की खातिर उन्होंने जेल काटी थी। जो पहली दफ़ा वो जेल गए थे वो यही इंसाफ की तहरीक थी, रीइंस्टेटमेंट थी जो जजेस की, उसके लिए उन्होंने जेल भी काटी, तकालीफ भी बर्दाश्त की। जमहूरियत में हमेशा वो बात करते हैं आइन और कानून में की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। बड़ी मछलियां जो हैं वो जाल फाड़ के निकल जाएं और छोटी बची रहें, फंसी रहें, ये नहीं होना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, एक पाकिस्तान का नारा उन्होंने लगाया। उनको पता है कि ये फेक केसेस बनाए गए हैं, इसकी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ये जबरदस्ती एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है इस फाशिस्ट हुकूमत की तरफ से। लेकिन फिर भी जितने प्रोसीजर्स हैं और जितनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स के लिए जहां जहां पेश होना होता है, खान साहब खुद तशरीफ लेकर जाते हैं और वहां पर वो सबमिट करते हैं, अपना बयान भी खुद रिकॉर्ड कराते हैं। उन्होंने यहाँ से मफरूर होने की, भागने की कोशिश नहीं की। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, एक ही जो मामला उसको लेकर के तीन तीन जगहों पे केस चल रहे हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। आज आपने देखा SSP ने भी बुलाया हुआ था, जुडिशल इंक्वायरी भी उसकी स्टार्ट करा दी गई है। और जिस किस्म के बयानात एंटी टेररिज्म कोर्ट में हुकूमत की तरफ से जमा कराए गए वो भी हैरान कुन भी थे, अफसोसनाक भी थे कि पुलिस को, आपने कहा कि जी इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट से पुलिस में घबराहट फैल गई, खौफ फैल गया। तो ये तो एक इंसल्ट है। हमारे शोहदा हैं जिन्होंने ईदों पे, आपको याद होगा टेररिज्म के दौरान उन्होंने ईदों पे शहादतें नोश की, पुलिस एकेडमी पे अटैक हो गया था, कितनी अस्पतालों में उन्होंने जाके ड्यूटीज दी और वहां पर उन पे टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ते हुए जाने दी, शहरियों की हिफाजत करते। तो वो ये तो उनकी दिल आजारी वाली बात है उनके शोहदा के वर्सा के लिए कि जनाब जो इतनी
बहादुरी। बट ये बिल्कुल ये हमारे मुल्क में एक अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है हमारे मुल्क में। माजी में भी अपने पॉलिटिकल जो मुखालिफिन होते थे उनको केसों के अंदर उलझाया जाता था सो डैट दे शुड बी केप्ट बिजी, और आपके दौर में नैब जो है वो ये सारा कुछ करती रही। मुझे ये बताएं कि इतने केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ करने का मकसद यही है कि वो जो एक तहरीक की बात करते हैं, वो जो अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं, उनसे उनका फोकस जो है वो डाइवर्ट किया जाए, एंड ही शुड बी केप्ट बिजी इन ऑल दीज केसेस? देखिए जी, जिन्होंने किए हैं वो तो यही कोशिश कर रहे हैं, और उनको लगता ऐसे है कि इस तरह की फाशिज्म से, इस तरह की जो लॉफेयर है उससे कहीं इमरान खान या उनकी पार्टी के लोगों को डरा धमका के घरों में बिठा लेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे पे बड़ी मेहरबानी की है, क्योंकि जब भी वो केस करते हैं, FIR करते हैं, खान साहब और पब्लिक में जाते हैं और अवाम का गुस्सा गम और बढ़कर आता है, और इस निजाम से अवाम आवाजार होती है और इस हुकूमत से भी आवाजार होती है। ज्यादा लोग सड़कों पे आते हैं, ज्यादा लोग जलसों में आते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगी, हमारी जो मूवमेंट थी उसमें जान डाली आपने इस तरह की फाशिज्म करके, इस तरह की जो बदले की, इंतकाम की और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत करके, क्योंकि अवाम के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं कि निजाम को, रियासत की मशीनरी को किस तरीके से हाईजैक किया गया और किस तरीके से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस वालों को खड़ा किया जाता है, वो हमें धक्के मारते हैं, ना चाहते हुए भी उनको ऑर्डर्स होते हैं, वो हमें धक्के मारते हैं। हमने देखा भी होगा लास्ट टाइम की फुटेजेस, मुझे गिराया गया, मेरी टांग सारी छिल गई, जख्मी हुई, लेकिन हमने जवाब में क्या किया? हमने उनकी वर्दियों पे हाथ नहीं डाला, क्योंकि हम रियासत की मशीनरी को अगर गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया भी जा रहा है। अच्छा कमल साहब जी, मुझे ये बताएं कि अपने जमहूरी रवैयों से पीछे नहीं हटे। हमारा हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, अवाम का हक है, शहरियों का हक है, आइन के मुताबिक है। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कमल साहिबा जी, मुझे ये बताएं कि आप लोग कब तक इस्लामाबाद मार्च करेंगे या कॉल देने वाले हैं टू पुट अ प्रेशर ऑन दिस गवर्नमेंट, ताकि इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन का ऐलान किया जाए या कोई गुफ्तो शनीद जो है वो इस हवाले से शुरू की जाए? वहीद साहब, हम तो 9 अप्रैल के बाद से आज तक जो है ना हालत जिहाद में है, हकीकी आज़ादी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और खान साहब ने जिस दिन भी कॉल दे दी, दिन में दे दें या रात में कॉल दे दें, हम तैयार हैं बिल्कुल। उन्होंने कल कहा है कि सितंबर के ही दिनों में वो देंगे, जिस वक्त देंगे हम लब्बैक कहेंगे। हमारी पार्टी भी तैयार है, हमारे सारे जो तहरीक के रुए रवा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार है। तो इस दफा क्या आप लोग क्या करें? मतलब आप लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, आके डी चौक में बैठ जाएंगे, धरना देंगे, क्या कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बना ली है या अभी बनानी है इस हवाले से? ये तो एक सरप्राइज है, स्ट्रैटेजी बन भी गई है तो वो बताने वाली तो नहीं है, ये तो फिर हम आएंगे तो पता लगेगा जी। अभी यानी आपने अभी डिस्क्लोज नहीं करना? जाहिर है कि स्ट्रैटेजी बता दी तो आगे तो राना कातिल बैठा हुआ है। पहले भी उसने निहत्ते शहरियों पे, खवातीन पे, बच्चों पे, आप लोग तो कहते हैं आप समुंदर लेके आएंगे, तो राना साहब तो समुंदर का कुछ नहीं कर सकेंगे। और शेलिंग करा के क्रेडिट भी लेता रहा कि भाई मैंने तो जहाँ 500 शेल मारने थे वहां 650 मारे ताकि ये भाग जाए। मैं समझती इसको दहशतगर्दी कहते हैं, इसको इकदाम कत्ल कहते हैं, इस पे मुकदमे होने। अच्छा मुझे ये मुझे बता दें कि क्या इमरान खान साहब ने जो एक कामरान खान साहब के इंटरव्यू के अंदर जो बात उन्होंने कही है, बाद में उसकी कुछ क्लैरिफिकेशन भी आपकी लीडरशिप, सेकंड टियर लीडरशिप ने करने की कोशिश की कि हम एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे आर्मी चीफ की, बल्कि हम डेफरमेंट की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आइन और कानून के मुताबिक ये कैसे मुमकिन है कि एक यानी वो शख्स जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ वेरी ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, हाउ ही कैन स्टॉप अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कि आप रियासत का जो निज़ाम है उसको रोक के आप इसको डेफर कर दें, जबकि इमरान खान साहब खुद माजी में ये कहते रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, दुनिया के ममालिक के अंदर जो है वो प्रोसेस उनका चलता रहा, बावजूद इसके कि वहां पे जंगे यूरोप के अंदर हो रही थी। देखिए जी, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है ना, वो लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आइन और कानून आपका पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहता है कि मेजॉरिटी के पास अथॉरिटी होती है रूल करने की। जब हुकूमत गिराई गई तो हुकूमत गिराने के बाद खुर्रम दस्तगीर साहब ने बयान दिया, मैं नहीं दे रही, कि ये नवंबर की तकर्री की वजह से हुकूमत गिराई गई है। जावेद लतीफ जो हुकूमत के सिटिंग फेडरल मिनिस्टर है, फरमाते हैं कि हमें तो जबरदस्ती ला के बिठा दिया गया।
नवाज शरीफ साहब का बयानिया उनकी टीम लेके फिर रही है आगे, और शाहिद खाकान भी एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो हुकूमत गिर ही नहीं सकती, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब ही नहीं हो सकता। तो मैं तो उन्हीं की बात करूंगी। और तीसरी बात ये है कि आपको पता है आपके तो आप उन सारों के बयानात की तस्दीक करती हैं? मुझे एक मिनट दीजिएगा वहीद साहब, मुझे आर्गुमेंट पूरा करने दीजिए। वड़ैच साहब जो है उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी है कि उनकी एक लेगेसी रही है कि वो जब तकरीरी करनी होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो बहुत सारे जर्नल्स को सुपरसीड करके आउट ऑफ नोवेयर सारा मेरिट खत्म करके किसी को ले आते हैं, और उसके बाद फिर वो उनसे लड़ते भी हैं, फिर उनके खिलाफ कैंपेन्स भी चलाते हैं। और अभी के सिटिंग जो जनरल साहब हैं उनके खिलाफ भी कैंपेन नवाज शरीफ और उनकी बेटी और पार्टी चलाती रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ने कहा है क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं करते, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ये एक इंपोर्टेड फाशिस्ट सिलेक्टेड हुकूमत है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, इनको लाया गया है, मुसल्लत किया गया है, और ये नैब के कवानीन खत्म करने और अपने केसेस बचाने आए थे, इसलिए इतनी अहम तकरीरियों का करने का इनके पास कोई हक नहीं। उस सिलसिले और अभी सब नहीं, लेकिन आप लोग बाकी किसी सिर्फ फ्रेश इलेक्शन अनाउंस करे, केयर टेकर सेटअप आए, और जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट आए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट आए, अवाम जिसको खुद मैंडेट दे के भेजे, उनको इस तरह की तकरीरियां करनी चाहिए ताकि नवाज शरीफ दोबारा वही ब्लंडर ना मारे जो वो पहले मारता रहा और खुद मानता भी रहा। नहीं, डेफरमेंट का जो लफ्ज़ है ये तो उसके अंदर नहीं है ना, आइन और कानून के अंदर तो कहीं पे है नहीं ना, वो तो फिर एक्सटेंशन ही है जो आप लोगों ने आइन वो कानून के अंदर तरमीम की थी। देखिए वो तो आइन और कानून की जो बारीकियां हैं वो अगर आप किसी बिठाएं लॉयर को, वो आपको निकाल के बता देंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप 2 महीने 3 महीने आगे कर सकते हैं। हम तो अभी इस वक्त मांग रहे हैं, हम तो आज कहते हैं असेंबलियां खत्म करें और फ्रेश इलेक्शन आप अनाउंस करें, क्योंकि इस इंपोर्टेड जो इलिजिटिमेट हुकूमत है इसके पास कोई मैंडेट नहीं है कि ये इस किस्म की तकरीरियां करे। नूर आलम खान और राजा रियाज जैसे लोगों को लीडर ऑफ अपोजिशन और पीएसी का चेयरमैन बना के नवाजिशें करके अपनी मर्जी ये आपके माजी के साथी है ना। इस तरह की असेंबली की क्या मुझे बताएं वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है इनके किए हुए किसी भी कानून में। मुझे ये बताएं कि कुछ मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही है कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्ते जो हैं वो हुए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा से उनके अंदर एक सॉफ्ट किस्म का जो है वो अप्रोच टुवर्ड्स स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो देखने में आ रही है। क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? देखिए जी, इमरान खान साहब ने स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट तो कभी भी एग्रेशन नहीं किया, वो तो हमेशा जो जुल्म है, जबर है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। और शहबाज गिल साहब पे जुडिशल कस्टडी में जो टॉर्चर हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई थी कि हम लीगल एक्शन लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब के खिलाफ मीडिया में वो ये खबरें निकाल रहे हैं जिनको खुद टेंशन हुई हुई है। मामलात जो है इस तरीके से ना चले। कई लोग हैं जो हर वक्त नैरेटिव कभी लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, कभी राइट की तरफ ले जाते हैं। वही 16-17 मीडिया के सो कॉल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के एंकर हजरात हैं जो कल से परसों से जिनको खलबली मची भी और अब वो परेशानी में है कि ओहो अब पता नहीं क्या होगा, चेरी ब्लॉसम बूट कॉलेज की अब क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वो जरूर चला दीजिएगा, जिसमें वो क्लैरिफिकेशंस देते हुए पाए गए हैं, जबकि पहले वो कुछ और कह रहे थे। तो इनका हाल वही है, ना पाए मानत ना जाए रफ्ता। इमरान खान साहब पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, उनको ना बैकडोर राब्तों की जरूरत है, ना बैकडोर चैनल्स खोलने की जरूरत है, ना किसी की उन्हें मिन्नत तरले की जरूरत है। उनके साथ अवाम खड़ी है, उन्होंने जो बात करनी होती है अवाम के साथ जाके खड़े होकर एक तो आपसे, आपके जरिए इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट है, आप चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी टीम की मेंबर हैं, कि जब वो मीडिया की बात करते हैं तो काइंडली वो जब लिफाफों और इस तरह की जब बात कर रहे हैं तो काइंडली उन लोगों के नाम लेके बता दिया करें, क्योंकि हम भी छोटा मोटा जो है ना काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर पिछले एक अरसे से, तो लोग जो है ना वो फिर आपको तो देखिए आप उनमें छोटे मोटों में नहीं है। आपकी मैं तारीफ करूंगी कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो बाकिरदार है और अपनी जो एक्चुअल एक सहाफी की जिम्मेदारी होती है कि एक बिल्कुल गैर जानिबदार सियासत सहाफत करनी है, आप उन लोगों में शामिल है और मैं आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ, सैल्यूट भी करती हूँ कि इस नहीं बहुत मेहरबानी आपकी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो चैनल्स पे कदगन लग रही है,
जब बात करने पे पाबंदी है, जब ऑफ एयर कर दिया जाता है और बताया नहीं जाता, जब 10-10 FIR एंकर्स पे कट रही है, आप अपना एक गैर जानिबदार सहाफती जो फराइज अंजाम दे रहे हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको समझ आ जाती है, अवाम को भी समझ आ जाती है और यकीनन आपको भी समझ आ जाती है। मुझे ये बता दें कि एक तो हकीकी आज़ादी की ये लास्ट सवाल है, आप लोग बात करते हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है अमेरिकन के साथ, वो कहते हैं जी वो थिंक टैंक थे, वो तो कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी नहीं है। फिर अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मुलाकातें, फिर अमेरिका के अंदर एक कैंपेन चलाने के लिए आप लोगों ने जो वहाँ पे एक फर्म जो है उसको हायर किया। तो ये अवाम जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि एक तरफ आप अमेरिकन की जो इंटरफेरेंस है उसको आप दूर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उनके साथ जो है बैकडोर राब्तों के अंदर हैं। ठीक है, स्टेट लेवल के ऊपर जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, यू शुड हैव अ कॉन्टेक्ट विद द अदर कंट्री। लेकिन इस तरह से आप एक तरफ उनको कहते हैं ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, इंपोर्टेड लोगों को लाते हैं, दूसरी जानब आप लोग इस किस्म का काम करते हैं, तो ये दोहरा मयार नहीं होता? बिल्कुल नहीं है जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, खान साहब ने हमेशा कहा है कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी पॉलिसी जो डोनाल्ड लू या जो बाइडेन की पूरी जो रिजीम अब आई है नई, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को के मामलात में इंटरफेरेंस की, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे अड्डे मांगे, ड्रोन अटैक करने की बात की, उसके खिलाफ थे खान साहब ने, उन्हें मना किया क्योंकि हमने अपनी आवाम का, अपने मुल्क का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने। अब रशिया जब हम गए हैं तो अमेरिका को तकलीफ शुरू हो गई, या वो उन्होंने इस चीज को माइंड किया और हमारे लोग उनके सामने लेट गए, बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है। बाकी जो आपके दो तरफा ताल्लुकात होते हैं या आपने उनके साथ एक डिप्लोमेसी रखनी है, वो तो कभी भी खत्म नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब खान साहब ने मुलाकात की थी तो क्या वहां पे एंटी अमेरिकन नारे लगाए थे? वहां पे दो तरफा ताल्लुकात की बात की थी। और जिन अमेरिकन साबिक एम्बेसडर की बात कर रहे हैं उसमें मरासिम होने में और पाकिस्तान को वार्निंग वाला मरासला आने में फर्क है। और ये बात क्लियरली इमरान खान साहब ने बताई है कि रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हम अपने मुल्क के, अपने लोगों के इंटरेस्ट की बात करना चाहते हैं और करेंगे। पीस की बात करेंगे, अपने लोगों की बेहतरी की बात करेंगे। हम अपना ना मुल्क बेचेंगे, ना अपने अड्डे बेचेंगे और ना उनके आगे हम डिक्टेशनें लेने के लिए बैठेंगे। तो इसमें फर्क है। और हमारे अपने लोग वहां पे रहते हैं बहुत सारे जो अमेरिकन नेशनल हैं बेसिकली पाकिस्तानी, जिनको इस फाशिस्ट हुकूमत ने फॉरनर का लकब दिया है। वो वहां की कांग्रेस का इलेक्शन भी लड़े, डॉक्टर आसिफ है हमारे, और हमें इसमें बड़ा फख्र है कि हमारे लोगों की वहां पर अप्रोच ऊपर होगी तो अपने मुल्क का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, अपने लिए लॉबी करेंगे। इंडिया की लॉबी स्ट्रांग है। आप देख लें कि वो रशिया से जाके जितनी मर्जी ट्रेड करता रहे, अमेरिका को कोई एतराज नहीं होता क्योंकि उनके लोग वहां बैठे हुए हैं। हर कांग्रेसमैन के साथ 2-2, 3-3 उनके रिसर्चर्स बैठे हैं, वो ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, वो वहां पे काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अपने मुल्क की इज्जत करवाएं और अपने इंडियंस आर वेरी एक्टिव। बिल्कुल सही है, इंडियंस आर वेरी एक्टिव देयर। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहिबा, खवातीन विंग PTI की सदर हैं आप, मरकज़ी रहनुमा हैं पार्टी की। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस सेगमेंट पे हम गुफ्तगू करेंगे मरियम नवाज जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। 2019 में शुगर मिल्स का जो स्कैंडल था उसके अंदर उनका जो पासपोर्ट था उसको कन्फिस्केट कर लिया गया था और लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा ने दरख्वास्त दायर की थी कि उनका जो पासपोर्ट है उनको दिया जाए। पहले भी ये किया लेकिन हमने देखा कि कई मरतबा जो बेंचेस बन रहे थे वो टूट जाते थे और उनकी हेयरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन आज जो है वो फुल कोर्ट ने, जिसमें चीफ जस्टिस ने उसको हेड किया था, उन्होंने हेयरिंग की और नैब को और मुतलका जितने भी इदारे हैं उनको उन्होंने इस हवाले से बताया है कि वो 27 तारीख को यानी 27 सितंबर को आके जवाब दायर करें। और मरियम साहिबा ने, उनके वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी जो मौकला है वो उन्होंने ऑलरेडी तमाम इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो शामिल रही हैं और नैब कवानीन जो हैं वो किसी को भी ट्रैवलिंग से नहीं रोक सकते। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है वो पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है। अब देखना यह है कि नैब समेत बाकी जो वफाक के इदारे हैं या बाकी जो इदारे हैं वो क्या जवाब जो है 27 तक
जमा कराते हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि मरियम साहिबा को ये जो उनका हक है, राइट है, कानून की नज़रों के अंदर वो किस हद तक दुरुस्त है और उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ाहिद अजीज़ भुट्टा साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लॉयर फोरम के आप सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब, आपने हमें टाइम दिया। मुझे काइंडली ये बता दें कि ये मुकदमा जो है, ये हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात के अंदर बेंचेस जो हैं वो कुछ ऐसे लग रहा था जैसे रिलक्टेंट थे इस सारे केस को, इस मुकदमे को या इस दरख्वास्त को एंटरटेन करने के हवाले से। उसकी वजह क्या हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। असल में अगर हम इस मुकदमे की बैकग्राउंड देखें तो 2017 और 2018 के दौर में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ एक नैब के ज़रिए उनको मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाया गया और फंसाया गया और फिर उनको टेक्निकली नॉकआउट करके इक़्तिदार से अलग किया गया, उसी सिनेरियो में और उसी सीरीज़ में जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ साथ उनके ख़ानदान के दीगर अफराद जो उस वक्त पॉलिटिक्स में थे या पॉलिटिक्स में किसी किस्म का किरदार अदा कर सकते थे, उन सब को उस केस में उलझाया गया और उलझाकर उनके खिलाफ जो है वो प्रोसिक्यूशन की गई स्टेट की तरफ से। और मरियम नवाज साहिबा चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा है और अपने वालिद साहब के साथ उनके नक्शे कदम पर वो भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रही हैं, लिहाजा उनको भी इसी मामले में उलझाकर पाबंद सरासर किया गया ताकि जो चहेती गवर्नमेंट जिसको वहाँ पर लाया गया था, पीटीआई की गवर्नमेंट, उनको मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाए और ताकि किसी किस्म की पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो देखने को ना मिले। इसलिए उनके खिलाफ भी एक चौधरी शुगर मिल्स के केस में उनको नामजद किया गया, जबकि उनके खिलाफ किसी किस्म के कोई भी एलिगेशन आज तक जो है वो साबित नहीं हो सके। 4 माह से ज़्यादा अरसा बेगम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को रखा गया पाबंद सलासल। किसी किस्म का रेफरेंस जो है वो आज तक फाइल नहीं हो सका। जब अदालत ने ये देखा कि अब मज़ीद इनको इस केस में जो है वो नहीं रखा जा सकता, जेल में किसी किस्म की जेल में नहीं रखा जा सकता, तो फिर अदालत ने मजबूरन जब उनको बेल ग्रांट की तो एक कंडीशन जो कि उस वक्त की स्टेट मशीनरी की तरफ से मैं समझता हूं कि बिला जवाज़ एप्रीहेंशन शो किया गया कि जी शायद ये मुल्क से चली जाएंगी, इसलिए इनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर दिया जाए। तो उस वक्त अदालत ने उनका पासपोर्ट उनसे ले लिया और कहा कि आप बाहर नहीं जाएंगी, लिहाजा आपको हम बेल ग्रांट करते हैं। तो ये है उस वक्त की सूरत हाल। और अब उससे लेकर उस वक्त से लेकर अब तक 4 साल का अरसा बीत चुका है और हमने देखा कि अगर हम गौर करें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हिस्ट्री को, तो वो उस वक्त पाकिस्तान वापस आई जब मुखालिफ गवर्नमेंट थी, तमाम के तमाम मनफी हथकंडे स्टेट उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी और उनकी फैमिली के खिलाफ कर रही थी। और उस वक्त जब उनको पता था कि उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें कैद और पाबंद सलासल में रखा जाएगा, उस वक्त वो बाकायदा पाकिस्तान आई और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होने के बावजूद जो लीगल प्रोसेस था उसको फेस किया। और अगर उस वक्त किसी किस्म का ऐसा अप्रीहेंशन होता जिससे हम कहते हैं कि जी शायद वो मुल्क छोड़ के चली जाएंगी, तो उस वक्त शायद वो आती ही ना, क्योंकि वो पहले से वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा भुट्टा साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि पहले तो ये जो मुख्तलिफ औकात के अंदर पिछले हमने देखा कुछ ऐसे मौके आए कि जब एप्लीकेशन दी भी जाती थी तो जजेस जो हैं वो सुनने से यानी माजरत कर लेते थे। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? और अब फिर चीफ जस्टिस साहब ने जो है लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने फुल बेंच जो है वो तश्कील दिया और अब ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें कोई डू यू थिंक कि कोई लीगल कोई इसके अंदर लिक्विना था, कोई वजह थी? देखिए, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो काबिल एहतराम जजेस, उनका अपना एक ज़मीर और माफूज ज़मीर है। उनको कोई भी पाकिस्तान में कोई भी फोर्स उनको इस चीज़ पर कंपेल नहीं कर सकती कि वो किसी केस को लाजमी सुने।
अदालत के जज के पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो अगर अपने केस को किसी भी वजह पर अपना डिसएसोसिएट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और उनको इसकी रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उनका नेचुरल कॉन्शियस है, जिसकी बेसिस पे वो समझते हैं कि अगर वो इस केस में जज होंगे तो शायद वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा ना कर सकें किसी भी ऐसी वजह में से जो कि उनके ज़मीर या माफी ज़मीर में मौजूद हो। लिहाजा जजेस जो हैं वो अपने आप को उस केस से डिसएसोसिएट कर लेते हैं और उन्हें किसी इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं होती। तो डू यू थिंक कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बुनियादी हकूक जो है, इंसानी हकूक जो हैं उसके खिलाफ है ये? बिल्कुल, हमारा आइन जो है वो हमें तहरीर और तकरीर के साथ साथ जो है वो आज़ादी देता है कि हम राइट ऑफ मूवमेंट जो है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। अनलेस एंड अनटिल के कोई शख्स जो है वो कन्विक्टेड हो और उसको सजा अदालत से कर दी गई हो और उस सजा के खिलाफ तमाम की तमाम अपील जो हैं वो भी एग्जॉस्ट हो गई। लेकिन भुट्टो साहब इवन फील्ड के अंदर जो है, डू यू थिंक कि उनको जो 7 साल की उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी है, जिसकी अपीलें जाहिर है कि अभी अदालतों के अंदर लगी हुई हैं? जी हाँ, बिल पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है। और तो इनिशियल कन्विक्शन तो उनकी हुई थी ना? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब तक ये फाइनलिटी अटेन ना कर ले, ठीक है, इनिशियल कन्विक्शन जो है वो काफी नहीं होती जब तक कि कानून के अंदर मौजूद तमाम रेमेडीज जो कि आपको उस कन्विक्शन के खिलाफ अवेलेबल हैं, आप उन रेमेडीज वैसे भी चूंकि मरहूम वो जो अरशद मलिक वाला मामला था, जज जो थे अब वो दुनिया में नहीं रहे, वो भी एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसके ऊपर जाहिर है कि PMLN का अपना एक मौक़िफ़ है। मुझे ये बता दें कि अब इसमें किस हद तक डू यू थिंक के चांसेस हैं कि उनको ये रिलीफ जो है वो मिल जाएगा? और दूसरा, साथ ही उन्होंने 7 करोड़ का एक बॉन्ड भी जमा करा रखा है, और जो टोटल अमाउंट है, आज चूँकि जब हियरिंग हो रही थी तो वो भी बताया गया कि जो क्लेम किया गया है नैब की जानिब से वो भी 7 करोड़ का ही है। सो डू यू थिंक कि उसके पासपोर्ट के साथ साथ उनकी बाकी जो जैसे उन्होंने एक यानी बॉन्ड वहाँ पे जमा करा रखा है उसको भी वापस कर लिया जाएगा? नहीं, ये देखें, जो जहाँ तक राइट ऑफ मूवमेंट है वो तो एक फंडामेंटल राइट है। मैं समझता हूँ कि उसको ज़्यादा अरसे तक कर्टेल नहीं किया जा सकता। उनको जब बेल ग्रांट की गई थी उस वक्त भी पासपोर्ट की सरेंडरिंग उनकी बेसिक ग्राउंड ऑफ बेल नहीं थी, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट ने उनको कहा कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करें, और उसकी बेसिस पर उन्हें जो है वो जेल से रिलीज कर दिया गया बेल पर। जहाँ तक 7 करोड़ के बॉन्ड का ताल्लुक है, तो बॉन्ड तो असल में एक सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी इस चीज़ की है कि आपके खिलाफ अगर अदालत में ये केस प्रूव हो गया तो फिर आप इस बॉन्ड की रकम को पे करेंगे, अदरवाइज आपका जो श्योरिटी होगा वो ठीक है भुट्टो साहब, आपकी बिल्कुल आपका बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन चूंकि माजी में तो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा कि अपनी वालदा को वो जो है वहाँ पे बीमार हालत में छोड़ के आई, उसके बाद उनकी दुनिया से वो चली भी गई, जिसके ऊपर उनके मुखालिफिन PTI जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर सियासत करते रहे, इल्ज़ाम भी लगाते रहे। लेकिन इस मामले में क्या नवाज शरीफ साहब का जो जाना था, उन्होंने जो वादा किया था कि मैं विद इन फ्यू वीक्स जो है, और उसका एक गारंटी जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो मौजूदा वज़ीर आज़म है दी थी कि वो वापस आ जाएंगे अपनी तमाम चेकअप्स और रिपोर्ट्स के बाद, बट इतना टाइम गुजरने के बाद वो वापस नहीं आए। तो डू यू थिंक कि उसका भी मरियम साहिबा का ये सारा जो मामला है इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है या हो रहा है? अच्छा, जब वो ऑनरेबल कोर्ट ने वो श्योरिटी बॉन्ड लिया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो श्योरिटी बॉन्ड दिया, मैं इवेंचुअली उस वक्त कोर्ट में मौजूद था और वो तमाम की तमाम प्रोसीडिंग, और जब वो श्योरिटी बॉन्ड हमने लिखा तो उस वक्त सारे इस प्रोसीजर का हिस्सा था। तो गुजारिश ये है कि उस वक्त असल में जो श्योरिटी बॉन्ड अदालत ने सीख किया था वो ये था कि अगर 2 माह के अंदर अंदर उनकी फिजिकल और मेडिकल कंडीशंस जो हैं उनको अलाउ किया गया कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर वो वापस आ जाएंगे। अदरवाइज एज सुन एज कि जब तक उनको उनके डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते ट्रैवल करने से,
करने के लिए, उस वक्त तक उनको ये कंटिन्यूस उनकी जो बेल है चलें ठीक हो गया, ठीक हो। मुझे ये बताएं कि मरियम साहिबा को पासपोर्ट अगर दे दिया जाता है तो इस मर्तबा श्योरिटी बाउंड उनके लिए श्योरिटी का जो स्टाम्प पेपर होगा वो किसने साइन करना होगा? जी अपना मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। जी 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 जी। अच्छा देखिए, मरियम नवाज साहिबा का केस तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको पासपोर्ट जो है उनका हैंड ओवर कर दिया जाए। नहीं तो वो शी मस्ट बी शी इज इंटरेस्टेड टू ट्रैवल ना, वो अपने वालिद साहब को देखने जा रही हैं, उन्होंने जो इलाज कराना है वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि मेरी साहबजादी आए, वो उनसे मिलना चाह रहे होंगे डेफिनेटली, शी मस्ट बी इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। ये कोई ऐसे ही थोड़ा ही पासपोर्ट ले रही है वो। अभी तक उनके इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से किसी किस्म का कोई भी शेड्यूल नहीं है, ना ही उन्होंने अपनी इस किस्म की कोई ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहती हैं। आज अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में सिर्फ ये केस है कि उनको पासपोर्ट जो उनका राइट है वो जो सरेंडर करवाया गया था वो उनको रिटर्न कर दिया जाए। अगर ऑनरेबल कोर्ट ये समझती है कि इन फ्यूचर कभी उनकी ट्रैवल के हवाले से भी किसी किस्म की कंडीशन लगानी है तो फिर वो अदालत के ही सवाबदीद पर होगा, और अगर वो कोई किस्म की कंडीशन इम्पोज करेंगे तो उसके हवाले से देखा जाएगा किसकी गारंटी ऑनरेबल। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम है कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसने पूरे मुल्क को मुतासर किया। सिंध, बलूचिस्तान, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने देखा कि ख़ासकर जो स्वात का एरिया था वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से तबाह हो गई। लेकिन इसके साथ साथ जो केपी के अंदर एक इमर्जिंग जो इशू है, जाहिर है कि वो इमर्जिंग नहीं है, बड़े अरसे से है, वो पिछले कई सालों से है। जब 9/11 के बाद सिचुएशन ख़राब हुई और पीछे अगर हम चले जाएं तो जब अफ़गानिस्तान के ऊपर रशिया ने हमला किया था 1979 में, तो ये तकरीबन 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर गया है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ थे जितने भी, उनके अंदर अमन और अमान का चैलेंज रहा। अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि दोबारा से ये चैलेंज जो है वो उभर के सामने आ रहा है, और इस हवाले से PTI की जो लीडरशिप है, ख़ासकर जो मालाकंड के एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मुंतखब जितने भी लोग हैं वो भी इसके ऊपर सवालात उठाते रहे। और हमारा जो फॉर्म ऑफ फाटा था अब ज़ाहिर है कि वो मर्ज हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जो अजला थे साथ वो भी, वहाँ पे भी जो सूरत हाल है इस वक्त सलामती की या जो सिक्योरिटी की वो बेहतर नहीं है। और क्रॉस द बॉर्डर जो है आपको मालूम है कि वहाँ से भी हालिया जो एक वाक़या हुआ है जिसके अंदर हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो भी शहीद हुए। सो ये एक मर्जिंग किस्म का जो है री इमर्जिंग जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस सेगमेंट में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब साहब, आप एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर KP के, फॉर्मर सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया साहब साहब आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद खान साहब, सेनेटर, फॉर्मर सेनेटर और मरकज़ी रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के। जाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाहिद साहब आपसे ही बात का आगाज़ कर लूँगा। मुझे काइंडली ये बता दें कि आपकी जुमात का इस वक्त जो कंसर्न है, क्योंकि KP की असम्बली के अंदर भी हमने आवाज़ें सुनी हैं, आपके जो मेम्बरान हैं वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे क्या कंसर्न है इस वक्त पूरे सूबे का? देखिए जी, आपको याद होगा बल्कि असम्बली में तो हुआ, लेकिन असम्बली से पहले हमारे कायदीन और हम सब लोग ये शोर मचाते रहे 2 साल से कि हालात फिर उस तरफ जा रहे हैं, फिर ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि इस अमन के लिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी हमने भी दी, हमारे फोर्सेस ने भी दिए, और किस तरीके से थोड़ा सा अमन बहाल हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत और रियासत दोनों गफलत में है, या इस तरह लग रहा है कि शायद ये इनके भी सपोर्ट उनको हासिल है। और आपको याद होगा कि हमने कई बार, हमारे कायदीन ने भी कहा, हमने कहा कि ये लोग तो खुद बता देते हैं जो कमरान हैं, अगर ये बता देंगे तो फिर आगे तो उनकी और हौसला अफजाई होगी। और आपको याद होगा कि जब तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान से, तो हम यहाँ पे शहनाइयाँ बजाते रहे और हमने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए, और हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। और हमारी ISI की चीफ जाके उधर बैठ गया और यही तासुर मिल रहा था कि शायद ये हमने पता किया।
तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि देखिए वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसको अपने हालात भी दे और आप अपने हालात पे तवज्जो दे। बदकिस्मती से जो दोहा माहिदा हो रहा था उसमें तो हर मुल्क ने तो अपना अपना गेम खेला, लेकिन हम पता नहीं किस गफलत में थे या इसमें थे कि चूंकि ये हमारे लोग हैं वहाँ जाके, क्योंकि जिस तरीके से आपने तारीख बताई 40 साल से ये लोग इधर ही थे ना, यहाँ से जो जिहाद हो रहा था तो यहाँ से हो रहा था। और हम उस वक्त भी कहते कि बेड और गुड इसमें नहीं है, ये सारे बेड है, ये सारे कौम के लिए एक नासूर है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हमें कभी काफिर कहा गया, कभी गद्दार कहा गया, और जितना कुर्बानी आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल बिल्कुल आपकी यानी फोर्सेस के अलावा आम लोगों के अलावा सब, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप, वहाँ पे वर्कर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों के ज्यादा लोगों को टारगेट किया गया, स्पेशली जब कैंपेन्स होती थी, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान। जी, तो ऐसा ही हुआ कि जब भी इलेक्शन हुआ 2013 का इलेक्शन देखो तो हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे, बाकी पार्टी को खुला मैदान मिला था, इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर 2018 में आपने देखा हारून बिलोर को शहीद किया गया। हमें ये मैसेज मिला कि आपको कोई जगह नहीं मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर, तो हमें तो इससे गरज नहीं था कि पार्लियामेंट में जगह नहीं, लेकिन हमारे जानो माल का तो हिफाजत रियासत का तो काम था। रियासत का काम यही था कि हमें लेवल प्लेन दे देते ना, लेकिन नहीं दिया उन लोगों ने, और उस वजह से हमें तो चलें लेकिन जाहिद साहब इशू ये है कि बात करना चाहता हूँ, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। इस वक्त जो हमारे सूबे को अभी देखे ना, आपके वहाँ से हमले होते रहे, अगर हमारे वो दोस्त है तो वहाँ से हमले हमारे फोर्सेस पे क्यों हो रहे? अभी आपने देखा कल स्वात में जो अमन जरगे का लीडर था उसको शहीद किया गया, तो ये कौन कर रहे हैं? तो फिर हमारी रियासत और हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं, हमें बता दें। सैफ साहब काइंडली मुझे ये बता दें कि इस वक्त चैलेंज क्या है? गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो ये है कि सूबाई हुकूमत का कि हम अपनी सरजमीन पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी, चाहे वो मुजरिमाना ग्रोहों की सरगर्मी हो, चाहे वो किसी तंजीम की हो, चाहे वो किसी तहरीक की हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है तो हम उसके खिलाफ पूरे मुकम्मल तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की ताकत के साथ कार्रवाई करेंगे। ये हमारा सूबाई मौक़िफ़ है। जो भी वाक़यात गुज़िश्ता चंद दिनों में हुए उनके FIR दर्ज हो गए हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का आमना सामना होता है किसी के साथ, उनके साथ मुकाबला होता है। हर रोज आपके मीडिया चैनल दिखाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, आर्मी के हो रहे हैं, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हो रहे हैं। तो एक हुकूमत की तरफ से तो यही एक क्या कहते हैं, एक कार्रवाई हो सकती है इस किस्म की सिचुएशन में, और हुकूमत भरपूर अंदाज में कर रही है। मुझे ये बताएं कि अब जाहिद साहब कह रहे हैं कि क्या कोई ये जो बता दे रहे हैं, जो आपकी पार्टी के लोग भी उसके अंदर शामिल हैं, तो जाहिर है कि उसमें क्या इनको सपोर्ट है कहीं से, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह से खुले फिर रहे हैं किसी भी लेवल के ऊपर? जाहिद खान साहब का अपना मौक़िफ़ है, वो उन्होंने बयान कर दिया, जो उन्होंने कहना था उन्होंने कह दिया। मैं उनकी बात पर भी कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर किसी को भत्ते की कॉल आती है तो वो फौरन थाने में जाए, वहां पर FIR दर्ज कराए, वो टेलीफोन नंबर उनको दे, इस नंबर से मुझे कॉल आई है, FIR रजिस्टर होगी, नहीं होती तो आप मुझसे बराह रास्त रब्ता करवाएं। मैं इंश्योर करूंगा कि उसकी FIR दर्ज हो कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में, और जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। अब रह भी बात कि कोई उनके साथ मिलकर ये भत्ते की कॉलें कर रहे हैं, तो मुजरिमाना लोग, सरगर्मियों में मुलविस लोग, वो हमेशा अपना भेस बदल के, अपना नाम बदल के, किसी और का नाम इस्तेमाल करके ऐसी कार्रवाइयां करते हैं। ये आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले पंजाब में लोग लश्कर जंगवी का नाम लेके, सिपाही साहबा जैसी तंजीमों के नाम लेके कहते थे कि पता हमें दें, लोगों को धमकियां देते थे, कत्लों की धमकियां देते थे। तो ये तो एक रूटीन है। यहाँ पर तालिबान का नाम लिया जा रहा है। तालिबान के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने खुद उनकी प्रेस रिलीज देखी है जो मीडिया में भी आई है। उन्होंने उसमें अपना एक नंबर भी दिया और अपने एक एहलकार का नाम भी दिया है कि जिसको भत्ते की कॉल आए वो इसको फोन करे, इस नंबर पर हम तहकीक करें कि हमारा नाम इस्तेमाल कौन कर रहा है। दूसरी बात, जहां तक अगर कोई भत्ता देना चाहता है खुद ही, तो बेशक दे दे, वो फिर उसकी अपनी मर्जी है, हम तो रोकेंगे। और चले मुझे जी आप काइंडली ये मुझे बता दें कि बहैसियत गवर्नमेंट जो है, अब जाहिर है कि फाटक के एरियाज जो हैं दे आर लिंक विद अफगानिस्तान, बॉर्डर के ऊपर भी जाहिर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, तो आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक सेंसिटिव भी है और सेंसिटाइज है इस हवाले से? डू यू थिंक कि ये एक इमर्जिंग कोई किस्म का चैलेंज है आप लोगों के
मतलब केपी के अवाम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी जिस तरह से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, या ये एक रूटीन का मसला है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है? देखें, केपी के अवाम पिछले 20 साल से, जब से अमेरिका इस खित्ते में आया था 2001 से लेकर अब तक, ये इस अजाब को भुगत रहे हैं। ये जो जंगी सूरत हाल है ये यहाँ पे है, और सिर्फ केपी ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में भुगता है, पूरे अफगानिस्तान में भुगता है। अब हमारे लिए ये बिल्कुल एक वो सूरत हाल है जिसको हम बतौर चैलेंज ले रहे हैं, इसको हम बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वजीर आला महमूद खान साहब, सॉरी टू कट यू, मैं एक चीज़ ऐड भी कर दूं कि जो जाहिद साहब जो बात कर रहे थे, ज़ाहिर है उनकी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ रहा है बड़े अरसे से। अफगानिस्तान के हवाले से हमारी जो पॉलिसी थी, स्पेशली जो अभी अफगान तालिबान के हवाले से जो पॉलिसी थी, डू यू थिंक कि उसके अंदर कोई ऐसा मसला था? बिकॉज आप लोगों की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही तालिबान जो हैं दे टुक ओवर फ्रॉम अमेरिकन, तो डू यू थिंक कि कोई उस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम था हमारा डिसीजन मेकिंग के अंदर? मैंने तो कभी भी अपने जाती एनालिसिस में नहीं समझा कि हमारी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम था। हम एक एक्शन जो अफगानिस्तान में हो रहे थे उनके रद्द-ए-अमल में हम काम कर रहे थे, और रद्द-ए-अमल के तौर पे हर मुल्क अपनी पॉलिसी वक्ती हालात के तनाज़ुर में ही वज़ा करता है। दूसरी बात जो है, यहाँ तक के लोग जो कहते हैं कि अमेरिका में हमने गुड साइड और तालिबान और ये जो बातें हैं, ये ANP का या बात सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ है। वो बैठ के बता दें कि अगर तालिबान अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ते रहे तो क्या और अमेरिका वहां से निकल गया तो तालिबान के अलावा वहां और कौन था जो जाकर काबुल पर कब्जा करता? अगर ANP के रज़ाकार जाकर काबुल पे कब्जा कर सकते थे तो मैं उनको बड़ा वेलकम करता, लेकिन मेरे सामने तो तालिबान के अलावा उस वक्त और कोई ग्राउंड पे फोर्स थी नहीं जो काबुल पे कब्जा करती। उन्होंने नहीं किया। अब पाकिस्तान क्या करता? तालिबान को कहता कि तुम रुक जाओ, क्योंकि ज़ाहिर खान साहब को एतराज़ है, तुम काबुल ना कब्जा करो, और असद यारवली को ले जाओ या अहमद वली को ले जाओ कि वो लीड करे ये अटैक। तो यही हुआ था, एक ग्राउंड रियलिटी थी। तालिबान वहाँ मौजूद थे, वो लड़ रहे थे 20 साल तक, और जब अमेरिका दिया तो वैक्यूम पैदा हुआ, और उस वैक्यूम को तालिबान नहीं फिल किया। अब तालिबान वहाँ मौजूद है, अब हम क्या करें बतौर पाकिस्तान? क्या हम तालिबान से लड़ाई करें या तालिबान के साथ कोशिश करें कि ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो? तो हम यही कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने तालिबान के जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान वाले हैं इनके साथ मुज़ाकरात भी शुरू किए, और ये मुज़ाकरात करने में अफगानिस्तान की अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने हमारे लिए मुसालिहाना और सालिस का किरदार अदा किया। उन्होंने हमें कहा कि आप इनके साथ बैठे मामला खत्म करें ताकि जंग खत्म हो, और जंग खत्म करना हर जी अकल और जी होश बंदे की भी और हर मैच्योर कौम की वो होती है, कोशिश होती है। तो हम वो जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब उसमें ये बदमज़गी पैदा हुई, ये कुछ हमले हुए, वाक़यात हुए, यकीनन इन्होंने उस प्रोसेस में पेचीदगी और मुश्किल पैदा कर दी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि आपने मेरी ज़ाती राय पूछी है, तो मैं वही साहब ये सोच रहा हूँ, और मेरा ख्याल है और ये मेरी सोच है कि नहीं, किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। अमन और सुलह के लिए जो भी कोशिशें मुमकिन हो सकती हैं वो करनी चाहिए, ताकि जो खून बहा है बस ये बहुत बहा है, मजीद ना बहे। अब अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो रुकावट का अपना एक चैलेंज है, उसको हम मुकाबला करेंगे, उसके साथ निपटेंगे, लेकिन कोशिश अल्टीमेट यही होगी कि दोनों तरफ अमन पाए। बहुत शुक्रिया आपका, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, और जनाब फॉर्मर सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम से वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।